यहाँ उपस्थित जैव विविधता प्रबंध समितियों के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, कृषक भाई, विश्वविद्यालय व विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधित्व कर रहे वैज्ञानिक, जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण के कार्य व्यक्तियों व संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, विद्यार्थी, यहाँ पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जैव विविधता बहुत जरूरी चीज है। अगर हमारी पृथ्वी पर सभी जीव और जंतु, वनस्पति नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं रहेगी। सब एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। हमारे जितने जीव हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे पृथ्वी के अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वायु नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आदमी क्या कोई एनिमल जिंदा नहीं रहेगा। और अगर एनिमल्स ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, तो एटमॉस्फेयर इतना ठंडा हो जाएगा कि दुनिया रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी, विभिन्न जीव, चाहे वो वनस्पति हो या एनिमल हो, दोनों का आपस में सामंजस्य रहना, यही इस बार की थीम भी है, हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैं कहूँगा इसको रखने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं तो इस नतीजे में पहुँचा, एनवायरमेंट और विकास एक तराजू के दो पले हैं। एक तरफ एनवायरमेंट है, एक तरफ विकास है। अगर कोई भी चीज ज्यादा होगी तो दूसरा हल्का पड़ जाएगा, और दोनों को बैलेंस रखना है। इसलिए हमको विकास करना है। विकास भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन साथ में पर्यावरण का भी ख्याल रखना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भी जाते हैं वो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दुनिया वालों सोचो, आगे आने वाली संतानों के लिए कैसी दुनिया छोड़ के जा रहे हो। और ये वजह है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारे आज के मुख्यमंत्री, हमारे पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमेशा कहते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। अगर पेड़ लगेंगे तभी एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तभी टेम्परेचर कंट्रोल होगा, तभी बायोडाइवर्सिटी रहेगी। टेम्परेचर ज्यादा होने से बहुत से पौधे मर जाते हैं, बहुत से जीव मर जाते हैं, जंतु मर जाते हैं। तो हमें जरूरी है टेम्परेचर को कंट्रोल करें। टेम्परेचर कम करने के लिए इंडस्ट्रीज में धुआं ज्यादा ना निकले, हमारी ऑटोमोबाइल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाया जाए, और साथ ही साथ हमारे यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ लगाएं। यह हमारे मुख्यमंत्री जी का ही नेतृत्व है, उन्हीं का कमाल है कि इन 3 सालों के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगा दिए गए। और यह कोई आसान काम नहीं है। 100 करोड़ पेड़ जो लगाए गए उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर ग्रीन कवरेज एरिया जो है वो पहले से काफी बढ़ा है। हमारी पृथ्वी का 2.5% एरिया हिंदुस्तान में है, 15% पॉपुलेशन है, 15% प्रजातियां यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे यहाँ 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी देश जो माने जाते हैं उनमें हिंदुस्तान भी है। इस वजह से हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी और देशों के मुकाबले कम नहीं है, लेकिन हमको इसे और मेंटेन करना है। बायोडाइवर्सिटी के लिए मैं यही कहूँगा, हमारे यहाँ 2932 तरह के प्लांट्स हैं और 2434 तरह के जीव मौजूद हैं। साथियों, जैव विविधता में जेनेटिक, स्पेसीज और इकोसिस्टम तीनों का ही हमारे यहाँ ख्याल रखा जा रहा है, और बायोडाइवर्सिटी से ही पृथ्वी को मानव के लिए रहने योग्य बनाता है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हमें इसी पृथ्वी से होती है। प्राकृतिक आपदाओं और बीमारियों से हमारी रक्षा होती है। हमारी सांस्कृतिक जड़ों के आधार पर इन्हीं पे जुड़ी हुई है। हमारे धर्म के अंदर एनिमल्स का सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ एनिमल्स का सम्मान किया जाता है, पेड़ों का सम्मान, पीपल, पाकड़, बरगद जो कि हमें छाया देते हैं, उनको पूजा जाता है। एनिमल्स देवी देवताओं के साथ में पूजे जाते हैं। धरती पर जीवन के समस्त रूपों को बनाए व बचाए रखने में वनस्पति और पशु पक्षियों की नस्लों में सुधार, स्थानीय समुदाय की औषधि, भोजन, वस्त्र, आजीविका सहित दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक उन्नति, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, ये सब जैव विविधता पर ही निर्भर है। तो मैं यही कहूँगा, हमारे यहाँ हम कोकरेल में भी बहुत जल्दी ही नाइट सफारी की शुरुआत। कोकरेल जो है वो बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ विभिन्न तरह के वनस्पति मौजूद हैं, विभिन्न तरह के जीव जंतु वहाँ मौजूद हैं, और अब इसका आनंद
जल्दी ही लोग रात में भी लिया करेंगे। हम लोग अपने यहाँ जल, थल, नभ तीनों में कोशिश कर रहे हैं। जल के अंदर भी बहुत लाइफ है, उसके लिए पॉल्यूशन नदियों का ना हो, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे महाराज जी ने वेटलैंड्स डिक्लेयर की हैं ताकि उनका संरक्षण हो, उन पर एनक्रोचमेंट ना हो, उनके अंदर जो जीव हैं वो सही तरीके से रखें और इनके अंदर जो जीव हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके। झीलों के पास में हम लोग पेड़ लगाएंगे। इस बार हमारे महाराज जी का निर्देश है, नदियों के किनारे पेड़ जरूर लगाओ और उन पेड़ से नदी भी नहीं सूखेगी और पेड़ भी नहीं सूखेगा। हम लोग पक्षियों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। पक्षी हमारे यहाँ बाहर से भी बहुत आते हैं कि पक्षियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, वेटलैंड में पक्षी को पूरा उसका ध्यान रखा जाए। तो मैं यही कहूँगा, हम लोग बायोडाइवर्सिटी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ इस वर्ष जैसा कि आपका निर्देश है, हम नदियों के किनारे लगाएंगे और हमारा टारगेट 35 करोड़ है। पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था, तो हमारे यहाँ 36 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। इस बार भी हम पेड़ ज्यादा लगाएंगे और आपके निर्देशानुसार सबसे ज्यादा जोर पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ बचाने पे देंगे ताकि हमारे पेड़ सुरक्षित रह सकें, पेड़ बढ़ सकें। आपके ही नेतृत्व में हमारे प्रदेश का ग्रीन कवरेज बढ़ा है, जो कि देश में दूसरे स्थान पर है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर हम सहजन के पेड़ लगाएंगे, सबको बहुत ज्यादा पेड़ लगाएंगे, फूलदार और छायादार पेड़ लगाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ जगह ऐसी हैं जहां हम विशेष वृक्षारोपण अभियान चलाएंगे। वो है प्रयागराज, काशी, लखनऊ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, नेमिशरण, सोरों, गोरखपुर और बरेली। ये कुछ वो जगह हैं जहां हम और ज्यादा पेड़ लगा के इनको इतना हरा भरा कर देंगे ताकि कोई पैदल चले, वहां पर जाके परिक्रमा करे तो उसे किसी तरह की गर्मी ना महसूस हो। पेड़ की साया में परिक्रमा करेगा तो अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मंत्री जी। और अब विमोचन और सम्मान की प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन से पहले सबसे पहले ग्रीन बजट और जैव विविधता पुस्तिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। करतल ध्वनि से स्वागत हो। हमारे जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया के लिए ये सुझाव, ये विचार। और अब जैव विविधता आधारित चित्रकला, निबंध लेखन और वाद विवाद प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार के लिए आमंत्रित करें। सबसे पहले अंशिका पाल, पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल, विकासनगर, लखनऊ की छात्रा, जिसने शानदार कार्य किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित हो रही हैं। निशांत कुमार, लखनऊ पब्लिक स्कूल, माधवगंज, हरदोई से आशीर्वाद मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का बच्चों को। करतल ध्वनि से यही हमारी भविष्य है, यही हमारी अगली पीढ़ी है, शानदार काम कर रहे हैं। और एनजीओ फार्मर्स में सबसे पहले श्री जयप्रकाश सक्सेना जी, मुरादाबाद से सादर आमंत्रित। श्री मारूफ जी, वीर अब्दुल हमीद युवा मंडल, कानपुर देहात से। श्री श्याम बहादुर सिंह जी, उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा से। और कार्बन क्रेडिट के लिए श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी, बरेली से। श्री योगेंद्र कुमार जी, बिजनौर से। सुश्री शकुंतला देवी जी, नजीबाबाद से।
सादर आमंत्रित ये धनराशि मिल रही है कार्बन क्रेडिट के लिए। शकुंतला जी आई हैं, बहुत ही उत्कृष्ट योगदान कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में, और जोरदार स्वागत महनीय कार्य, सराहनीय कार्य के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन के लिए हम उनसे सादर निवेदन करते हैं। स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के अवसर पर आयोजित आज इस नेशनल सेमिनार के में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री के.पी. मलिक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री अनिल कुमार जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष वन श्री सुनील कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वन विभाग के सभी अधिकारीगण, पर्यावरणविद और इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के अवसर पर पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी छात्र छात्राएं और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले इस नेशनल सेमिनार के लिए उत्तर प्रदेश के वन विभाग को और इससे जुड़े हुए स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका स्वागत करता हूं। बायोडायवर्सिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा कोई अन्य इसके महत्व को नहीं समझ सका। आप याद करिए, जब भी किसी भी सनातन धर्मावलंबी के घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान होता है तो शांति पाठ होती है। उस शांति पाठ की शुरुआत केवल वहां पर रहने वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं होती है, उसकी शुरुआत ही होती है कि द्यो शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आपह यानी जल में भी शांति हो, यानी वह संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण की कामना के साथ वह मांगलिक अनुष्ठान शुरू होता है। और यह कहां से आया? जो हमारे वैदिक ऋषियों ने इस सृष्टि के संरक्षण के लिए हम सबसे एक आश्वस्ति चाहिए थी।
यानी वैदिक ऋषि किस बात का आश्वासन हमें चाहता है? इस बात का आश्वासन चाहता है कि अगर मनुष्य को बने रहना है तो याद रखना, हमें चराचर जगत के बारे में सोचना पड़ेगा। केवल मनुष्य के बारे में नहीं, केवल जीवों के बारे में नहीं, केवल जंतुओं के बारे में नहीं, हमें उसकी उस पूरी विविधता के बारे में जिस पर ये जीवन चक्र आधारित है, इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए तो अथर्ववेद ने कहा है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना कर पा रहे हैं, यह आज एक प्रश्न हम सबके सामने है। और इसीलिए दुनिया के मंचों में 1992 में इस पे चर्चा प्रारंभ हुई होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम केवल सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि हम सबके सामूहिक प्रयास से जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो इसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेंगे। खासतौर पर आप देखते होंगे इन मुद्दों, इन सभी बातों को लेकर के मैं इस बात को मानता हूं कि जो व्यक्ति प्रकृति के जितने अधिक नजदीक रहेगा, वह उतना ही अपने को स्वस्थ महसूस करेगा। और आज उसके बहुत सारे अच्छे प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। कैसे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, और इन कार्यक्रमों को लेकर के ही उत्तर प्रदेश का जो हमारा बायोडायवर्सिटी बोर्ड है, उसने भी इन चीजों को लेकर के एक नए अभियान को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को, जिसे लेकर के आज नेशनल सेमिनार भी यहां पर आयोजित किया गया है, जिसका विजन ही इस बात को लेकर के है कि हम लोग इस अवसर पर एक हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी प्रकृति और सतत विकास में समन्वय, एक सामंजस्य कैसे हम बना सकें। आप देख रहे होंगे, यानी हमें प्रकृति के साथ, पर्यावरण केवल मनुष्य नहीं है, जीव नहीं है, जीव जंतु और वहां की भौगोलिक और स्थानीय पारिस्थितिकी, इन सब को मिलाकर के जो एक उस वहां की जो एक वातावरण बनता है, वो अपने आप में पर्यावरण कहलाता है। यानी प्रकृति और पुरुष का एक समन्वित जो रूप है, वही पर्यावरण है। लेकिन उसमें समन्वय बनाने का काम किस रूप में हो सकता है? आज हम लोग देखते हैं, हर कार्य के लिए हम लोग सरकार पर निर्भर होते हैं। आप याद करिए, पहले प्राचीन समय में हम लोग इस बात को देखते थे हर गांव में, और ये राजस्व संहिता का हिस्सा भी होता था। हर गांव में खलिहान की भूमि होती थी, लोग खेतों में आग नहीं लगाते थे। यानी फसल कटने के बाद पराली का व्यवस्थित प्रबंधन किस रूप में होता था, ये हम सबके संज्ञान में है। हम सब जानते हैं, प्राचीन यानी आज से कम 35-40 वर्ष पहले लोग इस बात को लेकर के बहुत आग्रही हुआ करते थे। गांव में खाद का गड्ढा भी एक होता था, जिसकी नौयत चेंज नहीं होती थी। खाद का गड्ढा है तो खाद का गड्ढा है। गांव का जितना भी सॉलिड वेस्ट होता था, उसको लोग वहां खाद के गड्ढे में डालते थे, और फिर साल भर में जब कंपोस्ट होता था, फिर उसको वहां से निकाल करके अपने खेतों में उसको डाल देते थे। कंपोस्ट के रूप में गांव के अपने खेत में किसान उसका उपयोग करता था, गांव के लोग अपने खेतों में करते थे। अगली बार के लिए गड्ढा तैयार हो जाता था। हर गांव में तालाब होता था, तालाब में गांव की नालियों का पानी नहीं जाता था। तालाब गांव में स्वच्छता के प्रतीक होते थे।
लोग उस जल को, बाहर का तालाब होता था तो गाय भैंस से भी उसका पानी पीते थे, लोग कपड़ा भी धो लेते थे। समय परिवर्तन, जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई, हमने गांव के खाद के गड्ढे को भी कब्जा करवा दिया, खलिहान की भूमि पे कब्जा हो गया, गौचर भूमि पे भी कब्जा हो गया, और गांव के तालाब को हम लोगों ने गांव के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बना दिया। इसने नई नई बीमारियां भी दी, तमाम प्रकार की नई बीमारियां, इंसेफ्लाइटिस वहीं से शुरू होता है। मच्छर होंगे तो उस मच्छर से मलेरिया भी फैलेगा, उस मच्छर से तमाम प्रकार की अन्य बीमारियां भी उसके माध्यम से फैलेंगी। यानी स्वयं मनुष्य के द्वारा अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए जो रणनीति अपनाई गई वो स्वयं उसके लिए कैसे आत्मघाती सिद्ध हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और इसीलिए आज हम इन बातों पर जरूर विचार करें कि क्या हर कार्य के लिए सरकार पर ही निर्भर रह करके हम कर सकते थे। पहले गांव तो आत्मनिर्भर हुआ करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की, एक ग्राम स्वराज का एक मॉडल था हमारा गांव। विवाद नहीं थे, गांव के लोग मिल बैठ करके पंचायत पंच परमेश्वर के सामने उन समस्याओं का समाधान करते थे। तालाब की भूमि आरक्षित होती थी, खलिहान की भूमि आरक्षित होती थी, गौचर की भूमि आरक्षित होती थी, खाद का गड्ढा आरक्षित होता था। गांव का पूरा सॉलिड वेस्ट खाद के गड्ढे में जाएगा, फसल खलिहान में आएगी, गौचर भूमि गाय के चराने के लिए उपयोग में आएगी। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उस पर काबिज नहीं हो सकता था। और गांव में हर व्यक्ति ने या तो अपना सोख्ता बना के रखा हुआ था या फिर गांव की नाली गांव के बाहर कहीं जाकर के दूर उसको बहा दिया जाता था। आवश्यकता भी कम थी, लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जल स्रोत की पूजा करते थे। हर उस पवित्र कार्य को हम लोगों ने अपनी आराधना से जोड़ा था जो मनुष्य के जीवन के लिए और जीव सृष्टि के लिए उपयुक्त था। कौन सा ऐसा जीव है जिसको हम सनातन धर्मावलंबी किसी न किसी देवी देवता के साथ में जोड़ते हैं? कौन सा ऐसा है? और हमारा पूरा जीवन ही उस पूरी यानी जीव जगत के साथ जुड़ी हुई थी। हमने पेड़ों की भी पूजा की है, उनके साथ भी थी। हमारे ऋषि परंपरा ने तो हमें यही बात कही कि पीपल को नहीं काटना चाहिए, बरगद को नहीं काटना चाहिए। पीपल में किसी देवता का वास बता दिया, बरगद में किसी का वास बता दिया, नीम आम अन्य सभी में किसी न किसी का वास, यहां तक कि दूबा में भी बता दिया, उसकी भी पूजा करनी है। यानी पूजा किसकी? जिसका हम संरक्षण कर सके। यह भी बता दिया कि पहला जो ग्रास है वो गाय का होगा, अंतिम ग्रास होगा कुत्ते का। मुझे बचपन की याद है, अगर घर में कभी बरसात के समय चींटियां निकलती थी तो घर के बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि देखो चीनी और आटा मिला करके इसमें डाल दो, ये अपने आप चली जाएंगे। और हम आश्चर्य करते थे, जैसे ही चीनी और आटा थोड़ा सा गिरा दिया वे कुछ देर में सब गायब हो जाती थी, फैलती नहीं थी। आज अगर आप देखेंगे कहीं चींटी निकल गई तो लोग लेके आएंगे, कोई स्प्रे कर देंगे, उसको मार देंगे। पहले मारते नहीं थे, थोड़ा सा आटा और चीनी मिलाकर के वहां डाल देते थे, वो यानी कुछ ही मिनटों में सब उसको खा करके लेकर के गायब हो जाते थे। यानी समन्वय पहले था और उन सब के साथ मिलकर के जीवन चक्र संचालित होता था, लोग खुशहाल थे। आज हमने डेवलपमेंट के जिस मॉडल को अंगीकार करना प्रारंभ किया है, यही हमारे लिए आत्मघाती भी सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है।
आज भी मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में या अर्बन बॉडीज में भी वाटर ट्रीटमेंट की कुछ देसी पद्धति अपना सकते हैं। नेचुरल प्रोसेस के साथ हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमें इस पे कार्य करना होगा। यह आवश्यक नहीं कि हर कार्य को हम लोग आज के इस युग में हर को मैकेनाइज कर लें। हम ड्रेनेज को भी एसटीपी में ले जाना चाहते हैं, सीवर को भी एसटीपी में ले जाना चाहते हैं, औद्योगिक कचरे को भी एसटीपी की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्या आवश्यक नहीं है। जहां पे एसटीपी की आवश्यकता है वहां उसका उपयोग हो, लेकिन जहां पर सामान्य ड्रेनेज है उस ड्रेनेज को हम सामान्य नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से भी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जहां पे लोगों ने थोड़ा प्रयास किया उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि उस दिशा में हम सबको उन सभी मुद्दों पर आज की इस नेशनल सेमिनार में इन सब पर चर्चा करने, उसके लिए अलग अलग टीमों का गठन करने, अलग अलग स्तर पर उन प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करना होगा। मुझे कभी कभी जीवों के उस अचानक बदले हुए व्यवहार को देखकर आश्चर्य होता है। याद रखना, कोई जंगली जानवर अचानक हिंसक नहीं होता, अचानक हिंसक नहीं होता है, कारण जरूर होगा कोई। उसका कारण क्या है, हमें उस पर विचार करना होगा। और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने पिछले 8 वर्ष में 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट कवर को आगे बढ़ाने में मदद की। ये पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से नमामि गंगे परियोजना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। कानपुर नमामि गंगे परियोजना का जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट माना जाता था, आज आप देखते होंगे और मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता होती है कि हमारी देव नदी गंगा कानपुर में अविरल भी है और निर्मल भी है, वहां देखने को मिलता है। प्रकृति में ऐसी नौबत नहीं होनी चाहिए कि जिन जीवों ने कभी मनुष्यों पे उपकार किया हो, हम जटायु की बात करते हैं। पूरे रामायण कालखंड को आप देखेंगे तो रामायण का पहला बलिदानी है जटायु। और बहुत ही किसके लिए? माता जानकी की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान करता है। और आज जटायु अपने अस्तित्व के लिए इसी भारत भूमि पे तरस रहा है। हमें जटायु संरक्षण केंद्र बनाने पड़ रहे हैं। यानी जटायु संरक्षण के लिए हमें केंद्र बनाने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी मौत मर रहा है, नहीं, हमारे द्वारा केमिकल फर्टिलाइजर और पशुओं को दी जाने वाली, पालतू पशुओं को दी जाने वाली दवाओं का दुष्परिणाम उसके जीवन के साथ देखने को मिल रहा है। तो हम अपनी परंपरा के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, हम स्वयं इससे अनुमान लगा सकते हैं। यानी जटायु तो कोई नुकसान नहीं करता था, वो गिद्ध तो कोई नुकसान नहीं करता था, वह तो प्रकृति के शोधन का काम करता था, वह तो हमारे संरक्षण का ही काम करता था। मरे हुए जानवरों को ही खा करके प्रकृति की शुद्धि करता था। आज वो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। पता नहीं किस बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी देसी आम के पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए, काट डालो। जामुन के पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए। भाई जब आप लगा नहीं सकते तो काटने का आदेश कैसे दे रहे हैं? और इसीलिए आज इन सब मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।
इसको एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने की आवश्यकता है। यह सृष्टि केवल मनुष्य के लिए नहीं है और मनुष्य को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसको सभी जीवों के अस्तित्व के बारे में, जंतुओं के अस्तित्व के बारे में, जल स्रोतों के बारे में, उनके संरक्षण की दिशा में तो कार्य करना ही पड़ेगा। साथ साथ जो पर्यावरण का एक समन्वित रूप है, इन सब के बारे में भी गहन मंथन करते हुए उसको क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनना चाहिए। इसमें सरकार भी बल लगे, पर्यावरणविद भी इसके साथ जुड़े, समाज के प्रबुद्ध जन भी इसके साथ जुड़े, आम जनमानस को भी अगर हम इसके साथ जोड़ करके इस अभियान का हिस्सा बना सकते हैं तो इसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने आएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का हमारा जो बायोडायवर्सिटी बोर्ड है वह इस दिशा में कुछ प्रयास कर रहा है, जिसमें उन्होंने कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, स्थानीय परंपरा, ज्ञान और संस्कृति के सम्मान के बारे में, जैव संसाधनों के अव्यय के पोषणीय उपयोग से सृजित लाभों को उचित और साम्यपूर्ण विवरण के बारे में और जैव विविधता क्षरण पर प्रभावी नियंत्रण के बारे में कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। लेकिन इसमें और गति लाने की आवश्यकता है। इन सभी मुद्दों पर आप इस नेशनल सेमिनार में भी चर्चा करेंगे और किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के अवसर पर आयोजित इस नेशनल सेमिनार के लिए आप सबको हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।